हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी 2.0। आज हम पढ़ने वाले हैं प्रोकैरियोटिक सेल। तो दोस्तों, कोशिकाएं दो प्रकार की होती है। इससे पहले के लेक्चर में हम लोग सेल का इंट्रोडक्शन कर चुके हैं। आज सेल के प्रकार यानी टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे। ये दो प्रकार की होती है, एक तो प्रोकैरियोटिक सेल और दूसरी यूकैरियोटिक सेल। तो आज हम प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में पढ़ेंगे। तो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों, जो चैनल पर नए हैं वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में पढ़ने के लिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, और अगर कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं आप। तो दोस्तों, शुरू करते हैं प्रोकैरियोटिक सेल। तो जो प्रोकैरियोटिक सेल है, इसको ग्रीक भाषा में इसका जो हम दो भागों में बांटते हैं। फर्स्ट है प्रो यानी कि प्रिमिटिव, और सेकंड कैरियन यानी कि न्यूक्लियस। प्रिमिटिव का मतलब है कि आदि, और न्यूक्लियस यानी कि केंद्रक। जो जिस केंद्रक का सबसे पहले प्राचीन समय में निर्माण हुआ है, उसको हम प्रोकैरियोटिक बोलते हैं। तो इसके कुछ सामान्य लक्षणों के बारे में देख लेते हैं। फर्स्ट देखते हैं जीवाणु, नीलहरित शैवाल, माइकोप्लाज्मा। इसका मतलब है कि ये जो प्रोकैरियोटिक सेल होती है, ये बैक्टीरिया में कुछ साइनोबैक्टीरिया या कुछ माइकोप्लाज्मा जो सूक्ष्म जीव होते हैं, उनके अंदर प्रोकैरियोटिक सेल पाई जाती है। वैसे प्रोकैरियोटिक सेल सिंगल सेल ही होती है, यानी कि एक सेल, एक कोशिका से बने होते हैं प्रोकैरियोटिक जीव। तो इसका सेकंड देखते हैं, सभी कोशिकाओं में कोशिका भित्ति उपस्थित। जो प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है, उसके जो बाहर की ओर वॉल पाई जाती है, जैसे कोई सेल है, उसके जो बाहर की ओर लेयर होती है उसको हम सेल वॉल बोलते हैं। जैसे घर के चारों ओर दीवार होती है, उसको घर की दीवार बोलते हैं। वैसे ही कोशिका होती है, उसके चारों ओर भी एक भित्ति होती है, जिसको हम कोशिका भित्ति बोलते हैं। और जो माइकोप्लाज्मा है, उसको छोड़ के माइकोप्लाज्मा के अंदर सिर्फ प्लाज्मा मेम्ब्रेन पाई जाती है। कोशिका भित्ति होती है वो ठोस होती है, लेकिन प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो थोड़ी लचीली होती है, वो अर्धपारगम्य होती है, इसलिए बोल रहे हैं ये माइकोप्लाज्मा। इसका थोड़ा अपवाद है, इसके अंदर कोशिका भित्ति नहीं होती। बाकी सभी जो जीवाणु, बैक्टीरिया, छोटे जीव होते हैं, उन सभी के अंदर प्रोकैरियोटिक सेल होती है। कोशिका द्रव तरल पदार्थ के रूप में, जो इसके अंदर प्लाज्मा भरा रहता है, वो तरल पदार्थ के रूप में होता है, और स्पष्ट विभेदित केंद्रक अनुपस्थित। तो सबसे बड़ी खासियत प्रोकैरियोटिक सेल्स की यही होती है कि इनके अंदर जो अंदर हर चीज़ के अंदर एक केंद्रक होता है। जैसे एक कोशिका है तो उसके अंदर एक केंद्रक भी पाया जाता है, लेकिन जो प्रोकैरियोटिक सेल होती है उसके अंदर एक सुस्पष्ट केंद्रक नहीं होता। केंद्रक होता है उसके चारों ओर, सामान्यतः हम देखते हैं कि झिल्ली पाई जाती है, लेकिन जो प्रोकैरियोटिक सेल है उसके केंद्रक के चारों ओर झिल्ली नहीं होती है, इसलिए स्पष्ट रूप से हमें पता नहीं चलता कि केंद्रक कहाँ है इसका। और आनुवांशिक पदार्थ नग्न व केंद्रक झिल्ली से परिबद्ध नहीं होता। वैसे तो जो हमारा आनुवांशिक पदार्थ है, जेनेटिक डीएनए है, आरएनए है, प्रोटीन्स वगैरह जो भी है, ये न्यूक्लियोटाइड्स हमारे कोशिका के केंद्रक में पाए जाते हैं। लेकिन जो प्रोकैरियोटिक सेल है, इसके अंदर तो अस्पष्ट केंद्रक है, यानी कि केंद्रक का पता भी नहीं चल रहा है कहाँ है। तो इसके अंदर क्या होता है, ये आनुवांशिक पदार्थ खुली अवस्था में होते हैं और केंद्रक झिल्ली से परिबद्ध भी नहीं होते। आनुवांशिक पदार्थ डीएनए के अतिरिक्त प्लाज्मिड उपस्थित। तो दोस्तों, डीएनए के बारे में तो आपको पता है कि नॉर्मली पता होगा कि जो हमारी आनुवांशिकता है, जो आनुवांशिक सूचनाएं हैं, वो हमारी डीएनए के अंदर संचित रहती है। हमारे पेरेंट्स के अंदर कौन से गुण पाए जा रहे हैं, उनके आगे जो गुण हमारे अंदर आ रहे हैं, वो हमारे आनुवांशिक लक्षण है, ये हमें डीएनए से प्राप्त होते हैं। लेकिन जो प्रोकैरियोटिक सेल है, इसके अंदर जो आनुवांशिक पदार्थ है वो डीएनए तो होता ही है, उसके अलावा एक अलग प्रकार का डीएनए होता है, जैसे उसको प्लाज्मिड बोलते हैं। प्लाज्मिड क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये जो डीएनए होता है वो वृत्ताकार होता है थोड़ा।
इस टाइप से होता है ये डीएनए वृत्ताकार अवस्था में, ये कोशिका द्रव के अंदर, उसी के अंदर ये, उसी से बाहर ये पाया जाता है। कोशिका द्रव के अंदर ये प्लाज्मिड होता है, जो वृत्ताकार डीएनए होता है उसको प्लाज्मिड कहते हैं। ये कुछ विशिष्ट लक्षणों के लिए प्रेरित होते हैं। तो आगे देखते हैं कोशिका की संरचना। इसका फर्स्ट पार्ट है बाह्य परत ग्लाइकोकैलिक्स, और सेकंड कोशिका भित्ति, फिर उसके अंदर कोशिका झिल्ली। तो दोस्तों फर्स्ट पढ़ते हैं ग्लाइकोकैलिक्स। जो प्रोकैरियोटिक सेल होती है, इसके जो सबसे बाहर की परत होती है उसको हम ग्लाइकोकैलिक्स बोलते हैं। जो ये ग्लाइकोकैलिक्स है इसको हम अपंक परत भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि जो ये परत होती है ये, इसके ऊपर म्यूसिलेज का आवरण पाया जाता है। म्यूसिलेज यानी कि कुछ म्यूकोसा के बारे में आपने पढ़ा होगा कि जो हमारा श्लेष्मा भाग होता है, श्लेष्मा स्त्रावित करने वाला कुछ आवरण पाया जाता है इसके बाहर की ओर, तथा इसमें पॉलीसैकेराइड उपस्थित होते हैं, जिससे ये परत ढीली होती है और ये थोड़ी सी ढीली परत के रूप में पाया जाता है, इसलिए इसको अवपंक परत कहते हैं। यदि बाह्य परत नाइट्रोजन युक्त पदार्थों की बनी हो तो इसे कैप्सूल कहते हैं। अगर ये ग्लाइकोकैलिक्स में नाइट्रोजन युक्त कुछ तत्व पाए जाते हैं तो इसको हम कैप्सूल या संपुटिका कहते हैं। कठोर संरचना युक्त होती है ये बाह्य परत, इसलिए जो ज़्यादातर प्रोटोजोआ होते हैं, परजीवी होते हैं जो दूसरों के शरीर से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, उनके अंदर ज़्यादातर ये ग्लाइकोकैलिक्स या ये कैप्सूल युक्त जो बॉडी होती है, इनके बाहर की परत होती है कोशिका भित्ति, कोशिका भित्ति से बाहर ये कैप्सूल पाया जाता है, जिसकी वजह से जो लाइसोजाइम होता है, जो बाहरी कोशिका भित्ति को जब वायरस किसी बॉडी में एंटर करते हैं तब ये लाइसोजाइम के जो एंजाइम होते हैं वो उसको सड़ा देते हैं या उसको मार देते हैं, जिसकी वजह से हमारी बॉडी को कोई नुकसान नहीं होता है। लेकिन जो ये ग्लाइकोकैलिक्स पे कैप्सूल का आवरण पाया जाता है, जिसकी वजह से ये लाइसोजाइम एंजाइम उसको मार नहीं सकता, उसको गला नहीं सकता, जिसकी वजह से ये जीवित रहता है, जो परजीवी है दूसरों के शरीर में, और ये अपनी ग्रोथ करता है। तो आगे देखते हैं सेकंड पार्ट इसका, सेल वॉल। सबसे बारी परत हमने पढ़ी है, इसमें कौन सी है? ग्लाइकोकैलिक्स। अब उसके अंदर हम सेल वॉल के बारे में पढ़ेंगे। सेल वॉल एक दृढ़ संरचना है। हाँ, तो पता है जो कोशिका भित्ति है वो सबसे कठोर संरचना होती है, और भित्ति बोल रहे हैं, नाम से पता चल रहा है भित्ति है, यानी कि ये कोई दृढ़ संरचना ही है और कोशिका को निश्चित आकार प्रदान करती है। जैसे जो पेड़ होते हैं उनके अंदर कुछ दृढ़ कोशिकाएं पाई जाती हैं, जिनको जो हमारे कुछ पेड़ों को आकार देती है। इनको हम टच करते हैं तो वो हमें कैसे फील होते हैं? थोड़े हार्ड से फील होते हैं। उनको टच करने से उनकी शेप बनती है इन कुछ दृढ़ कोशिकाओं की वजह से। उसी प्रकार ये जो सेल वॉल है ये भी थोड़ी ठोस होती है, जिसकी वजह से कोशिका का आकार निश्चित बना रहता है, और यह म्यूरिन व पेप्टोग्लाइडोन द्वारा बनी होती है। और साथ में यह म्यूरिन और पेप्टोग्लाइडोन द्वारा बनी होती है। ये पदार्थ अत्यधिक दृढ़ व अघुलनशील होता है। ये कोशिका भित्ति काफ़ी अघुलनशील पदार्थों की बनी होती है, जिसकी वजह से ये हर किसी लिक्विड में घुल भी नहीं पाती है। और थर्ड देखते हैं सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन, या फिर हमारी प्लाज्मा झिल्ली। मैंने आपको बताया था कि जो सेल वॉल होती है वो थोड़ी हार्ड होती है, ठोस होती है, लेकिन जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो लचीली होती है और अर्धपारगम्य झिल्ली होती है। अर्धपारगम्य का मतलब कि कुछ गिने चुने पदार्थ होते हैं, कुछ जल के अणु हैं, कुछ विशेष तत्व होते हैं जो इनको पार कर सकते हैं। हर तत्व इसको पार नहीं कर सकता। कुछ विशेष ही होते हैं जो चुने हुए होते हैं जो इसको पार कर सकते हैं, और ये लाइपोप्रोटीन से निर्मित होती है। लाइपोप्रोटीन यानी कि लिपिड प्लस प्रोटीन से मिल के बनी होती है। इसके अंतर्वलन से मेसोसोम बनते हैं, जिनकी तुलना माइटोकॉन्ड्रिया के समान की गई है।
जो ये सेल मेम्ब्रेन है हमारी अंदर की तरफ कुछ इस टाइप से बनी हुई होती है। ये सेल के अंदर कुछ मोड होते हैं इसके अंदर, और ये अंतर्वलित होके कुछ मीजोसोम्स बनाती है, कुछ संरचनाएं बनाती है जिनके अंदर कुछ श्वसन क्रिया के एंजाइम पाए जाते हैं, कुछ एक्स्ट्रा एंजाइम्स होते हैं जिसकी वजह से ये श्वसन क्रिया में सहायता करती है और एनर्जी रिलीज़ करती है। इसलिए इसकी तुलना हमारे माइटोकॉन्ड्रिया से की गई है। तो आइए दोस्तों कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों को पढ़ लेते हैं कोशिका के बारे में। जीवाणु कोशिकाएं चलायमान व अचलायमान होती है। अभी सिर्फ प्रोकैरियोटिक सेल की बात चल रही है कि जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होती है वो ज़्यादातर जीवाणुओं में, जिनमें एक कोशिका होती है, वही जीव होते हैं जिनके अंदर प्रोकैरियोटिक सेल पाई जाती है। सिर्फ जो जीवाणु हैं उनके अंदर चलायमान व अचलायमान होती है। कुछ कोशिकाएं होती है जिनके पैर लगे हुए होते हैं, या बोल दो कि वो चल सकती हैं खुद अपना भोजन प्राप्त करने के लिए इधर से उधर। उनके अंदर कुछ कशाब या पक्षमाभ पाए जाते हैं, कुछ रोम जैसी स्ट्रक्चर पाई जाती है जिसकी वजह से वो थोड़े चल लेते हैं। और ये जीवाणुओं की सतह पर रोम सदस्य संरचनाएं पाई जाती है जिन्हें पिलाई या फिमरी कहते हैं। देखो, जो जीवाणु होते हैं उनको चलने के लिए कुछ कशाब या पक्षमाभ की ज़रूरत होती है जिनसे वो उनमें गति होती है और वो चलते हैं। लेकिन ये कुछ रोम जैसी संरचनाएं दिखाई देती है हमको, उनको हम फिमरी या पिलाई बोलते हैं। दरअसल ये गति के लिए आवश्यक नहीं होती है, ये सिर्फ दिखाई देती है रोम सदृश्य। लेकिन इनका जो मेनली वर्क होता है वो होता है जब जीवाणुओं में संयुग्मन की क्रिया होती है, तब ये जीवाणुओं को आपस में चिपकने में काम आते हैं। आगे देखते हैं, जो प्लाज्मा हमारा भरा हुआ है कोशिका के अंदर, उसके अंदर और क्या क्या पाए जा रहे हैं। तो उसके अंदर राइबोसोम्स होते हैं कुछ, या कोशिका की जीवद्रव्य झिल्ली से जुड़े हुए होते हैं। जो जीवद्रव्य झिल्ली होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, उससे कुछ राइबोसोम्स होते हैं, कुछ डॉट जैसी स्ट्रक्चर होती है इस टाइप की, ये झिल्ली से जुड़े हुए रहते हैं। और इनके अंदर क्या होता है, ये प्रोटीन संश्लेषण में सहायक होते हैं। जैसे डीएनए से आरएनए बनता है और आरएनए से प्रोटीन बनते हैं, तो ये प्रोटीन बनने की जो प्रक्रिया वो राइबोसोम द्वारा कंप्लीट करवाई जाती है। ज़्यादातर जो बैक्टीरिया होते हैं उनके अंदर 70 प्रकार का राइबोसोम्स पाया जाता है, और इसकी दो इकाइयाँ होती है, एक तो 50S और एक होती है 30S। अंतर्वृष्ट पिंड किसको बोलते हैं, जो इन सभी संरचनाओं के अतिरिक्त जो ये प्रोकैरियोटिक सेल के केंद्रक में या कोशिका द्रव के अंदर बाकी जो बचे हुए पदार्थ है या कणिकाएं हैं, उनको अंतर्वृष्ट पिंड कहते हैं। जैसे फास्फेट कणिकाएं हो गई, साइनोफाइसिन हो गया, ग्लाइकोजन कणिकाएं हो गई, ये भोजन के रूप में संग्रहित रहती है उसके अंदर। तो दोस्तों, आज की वीडियो कंप्लीट होती है, प्रोकैरियोटिक सेल कंप्लीट हुई। तो वीडियो कैसी लगी? अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्तों प्लीज़ लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। मैं आपके लिए यूकैरियोटिक सेल का लेक्चर नेक्स्ट क्लास में लेके आऊँगी। ओके, थैंक यू दोस्तों।